मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्टर एसपी ने की प्रेस वार्ता। चुनावी संबंध में सुशासन भवन सभा कक्ष कलेक्टर कार्यालय पर। मैं हूं मम्मा शाह। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर। परीक्षा 21 दिसंबर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख, ये जो पहला और द्वितीय चरण है इसके संबंध में बता रहा हूँ। अंतिम तारीख 23 दिसंबर है, ये अपराह्न 3 बजे तक। नॉमिनेशन जितने होंगे ये प्रातः 10:30 बजे से होने हैं और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन ये 23 दिसंबर को होना है, गुरुवार को। ये अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद ये कार्रवाई की जाएगी, यानी कि 3 बजे के बाद की जाएगी। ये पहले दोनों चरणों का है। जो तीसरा चरण है उसके संबंध में अधिसूचना 30 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। नाम निर्देशन प्राप्त करने की तारीख, अंतिम तारीख जो है वो 6 जनवरी है। 7 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जनवरी है और ये शाम को 3 बजे तक का समय है। और अगर ये इसके बाद जो है उसी दिन जो है नाम वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीक के आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। जो प्रथम चरण का मतदान है वो 6 जनवरी को होना है। तो प्रथम चरण मीन्स मंदसौर ब्लॉक में चुनाव 6 जनवरी को होगा। जो द्वितीय चरण का चुनाव है यानी सीतामऊ और भानपुरा का, वो 28 जनवरी को होगा। और तृतीय चरण का चुनाव जो गरोट और मलारगढ़ का है वो 16 फरवरी को होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। नोटिफिकेशन प्रथम और द्वितीय चरण का एक साथ कर रहे हैं और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची और प्रतीकों का आवंटन एक साथ होगा। सिर्फ प्रथम चरण में मतदान 6 जनवरी को है और द्वितीय चरण में 28 जनवरी को। और तीसरे चरण के संबंध में नोटिफिकेशन से लेकर मतदान की पूरी तारीख अलग अलग है। इसके बाद जो मतगणना है, जैसा आप लोग जानते हो कि ये पंच और सरपंच के लिए 3 बजे तक मतदान होगा, सुबह 7 बजे से लेके सायं 3 बजे तक। इसके बाद मतदान केंद्रों पर ही होगा। तो नेचुरली जो है प्रथम चरण का 6 जनवरी को होगा, द्वितीय चरण का 28 जनवरी को होगा और तृतीय चरण का 16 फरवरी को होगा, जिस दिन मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद और जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के विकास खंड पर ईवीएम से की जाने वाली मतों की गणना, ये जो है प्रथम चरण के लिए 10 जनवरी, द्वितीय चरण के लिए 1 फरवरी और तृतीय चरण के लिए 20 फरवरी। ये हम आपको सर्कुलेट कर देंगे इसकी कॉपी। ये जो आईडी का मतलब उस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन का वोटर होने से नहीं, ठीक है। तो उससे मिलाने लगो कि ये विधानसभा में इस मतदान केंद्र में था और ग्राम पंचायत में, उसमें अंतर रहेगा। उससे व्यक्ति की पहचान का होगा और वहाँ पर तो एजेंट्स होंगे ही हैं। पर्टिकुलर गैप्स पे पोलिंग परसेंटेज वगैरह बताएगा कि शाम 3 बजे पोलिंग खत्म होने का, 3 बजे जितना भी आगे समय लगता है, उसके बाद मतगणना कंप्लीट करा के फिर वो मतदान दलों को सुरक्षित वापस मुख्यालय पे लाने का काम है। तो ये काम सेक्टर ऑफिसर का है और उनको सेक्टर ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के भी पावर्स दिए गए हैं। तो वो लॉ एंड ऑर्डर भी देखेंगे, संहिता का पालन, मतदान केंद्रों में जिले की कानून व्यवस्था का सुदृढ़ क्रियान्वयन, लॉ एंड ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे हमारी तरफ से एडीएम साहब और एसपी साहब की ओर से एडिशनल एसपी साहब। 2 एडिशनल एसपी हमारे मंदसौर और गरुड़ में। तो ये इनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की है। दूसरा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो मानव संसाधन प्रबंधन है, वो किस आदमी को कहाँ लगाना है और कौन किस लायक है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो सीओ जिला पंचायत की है, इनकी कुमार सत्यम जी। और इनकी मदद करेगी जो डीआईओ एनआईसी है दशपुत्री जी और लोकेंद्र डावी
ADPC शिक्षा विभाग मंदसौर। सपोज मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ उसी गांव के पोलिंग स्टेशन पे मेरी ड्यूटी लग गई, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो हमारे संज्ञान में आएगा तो हम उसको भी हटा दें, ठीक है ना। इसमें निर्वाचन के संबंध में ये है कि निष्पक्ष कार्रवाई दिखनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा कुछ हम लिख के कहाँ देना पड़ेगा? ऐसा होने पर जिला पंचायत सीओ को या आपको उनको देना पड़ेगा? ये जो शिकायतों का असेसमेंट कर सकते हैं और एडिशनल जो है हम पोलिंग स्टेशन को जोड़ने बाहर निकालने का काम कर सकते हैं। तो आपसे शेयर करने का आशय ये है कि जो जानकारी आपके डोमेन में है वो आप हमसे बता सकते हैं। विकास विद्यालय भानपुरा, मलारगढ़ का उत्कृष्ट विद्यालय मलार और गरोड़ का शासकीय महाविद्यालय गरोड़ है। ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया होनी है ये सरपंच और पंच का मतपत्र के आधार पर होना है और जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का ईवीएम के थ्रू होना है। तो प्रक्रिया है कि एक चरण का मतदान हो जाएगा, उसके बाद ईवीएम से हम गणना कर लेंगे, फिर उसमें एक अलग से क्या बोलते हैं महिला 3,84,855, अन्य 13, यानी योग के 7,81,000, योग दोनों का 767, इतने कुल मतदाता है ग्राम पंचायत पोलिंग स्टेशन वाइज। और ये ब्लॉक वाइज में हमारे पास आंकड़े हैं। अन्य में जैसा आप जानते हो ट्रांसजेंडर के लिए अब एक तीसरा ट्रांसजेंडर इसमें शामिल हो गया है, तो डीयू और सीयू के तो ये 2 फरवरी और दूसरे चरण के लिए 21 फरवरी। ये जो क्या बोलते हैं ईवीएम से की जाने वाले मतों की गणना वाला है वो जो है प्रातः 8 बजे शुरू होना है, जैसे वो आपको ध्यान होगा विधानसभा या लोकसभा में होता है, और सारणीकरण का काम प्रातः 10:30 बजे। जनपद पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतों का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा। जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतों का सारणीकरण, जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण, ये प्रथम चरण के लिए 22 फरवरी, ये तीनों के लिए 22 फरवरी, तीनों चरणों के लिए। और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला पंचायत का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा, ये 23 फरवरी है। इस तरह से 13 दिसंबर से जो पंचायत निर्वाचन की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है वो हम 23 फरवरी में संपन्न करेंगे। ये पूरा निर्वाचन का कार्यक्रम है और चुनाव होगा। सरपंच के लिए 439, जनपद सदस्य 114 और जिला पंचायत सदस्य 17। मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। मतदाता सूची जिसके आधार पर चुनाव होना है ये प्रकाशित हो चुकी है और नॉमिनेशन फॉर्म के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। यूनिफॉर्म वाला हर पोलिंग बूथ के रहेगा, लेकिन जो क्रिटिकल है उनमें 2 यूनिफॉर्म वाले रहेंगे, इसके अलावा एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर रहेगा। टोटल जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि पहले चरण में टोटल जैसे पोलिंग स्टेशन 395 के लगभग है 400, और जो लोकेशन मतलब जिन्हें एक लोकेशन में 3-4 बूथ हो जाते हैं तो करीब 310 से 15 है। तो हमने इसके लिए जो फोर्स स्टेटिक रहेगी वो पोलिंग बूथ पे रहेगी। इसके अलावा ये रहता है जैसा भी आप प्रश्न कर रहे थे कि अगर कोई दिक्कत है तो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए ऐसा हमने कर रखा है कि 10 पोलिंग लोकेशन पे एक पुलिस की मोबाइल रहेगी, जिससे और उनको इस तरह से सेट किया गया है कि बहुत ही कम समय में अगर कहीं से कोई ऐसी सूचना मिलती है वो कवर कर लें। स्टेटिक फोर्स के अलावा ये पुलिस की गाड़ियाँ रहेंगी। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट जो हैं जो आप बोल रहे थे वो तो रहेंगे, उनके साथ एक हमारा पुलिस का यूनिफॉर्म वाला रहेगा, लेकिन पुलिस की एक्स्ट्रा मोबाइल रहेंगी। और ये करीब हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चरण में 10 पोलिंग लोकेशन पे एक रहे, जिससे वो जितना न्यूनतम समय है उतनी देर में वो पहुँच जाए। एक तो ये व्यवस्था की बात होती है, दूसरी बात होती है कि स्वतंत्रता से चुनाव वोट डाल सके लोग, क्योंकि एक फेयर पोलिंग होता है उसके लिए जो एक लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करनी होती है, उसके लिए जो प्रिवेंटिव कार्रवाई होती है, जैसा आप सबको मालूम है 144 प्रभावशील हो गई है।
इसके अलावा जो संपत्ति विरूपण अधिनियम है वो प्रभावशील है, और भी जो दूसरे एक्ट है प्रभावशील है। इसके साथ ही 107(16) में बाउंड ओवर जो भी अभी हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति है जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, उसको बाउंड ओवर करने के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। जो क्रिटिकल या संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं उसके लिए डेली पुलिस की बीट प्रभारी, थाना प्रभारी और सब एक हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया है उन पोलिंग बूथ के विजिट का, और इसमें हर लेवल के ऑफिसर जाएंगे। पहले जो थाना प्रभारी हैं, नायब तहसीलदार हैं, फिर SDM, SDO भी जाएंगे। इवन हम लोगों ने एक प्लान किया है कि हम और कलेक्टर साहब भी पूरे जगह जहाँ पोलिंग है उसमें जो संवेदनशील हैं, जो हम लोग आवश्यक समझते हैं, जिनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन रहेगी उसको हम करेंगे। दूसरे, पहले से अगर कहीं पे इलेक्शन के दौरान क्राइम हुआ है वो हमारे टारगेट में है। अभी अगर किसी बात को लेके वहाँ संघर्ष हुआ है, चाहे वो जाति हो, चाहे किसी और कारण से रहा हो, इवन हमने तो वो पोलिंग बूथ भी छांट दिए हैं जहाँ 155 की रिपोर्ट हुई है, जिसमें पुलिस वैसे कुछ नहीं करती, लेकिन वहाँ पे एक बार पुलिस चली जाए, उसको अटेंड कर ले। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी अभी तक जो भी हुआ उसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन छोटी सी झगड़ा भी चुनाव के समय बड़ा रूप ना ले रहे, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लोगों को अटेंड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। ये हमारी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही आप लोगों को सबको पता है, जो फरारी लोग हैं, जिनके गिरफ्तारी वारंट हैं, जिनके परमानेंट अस्थायी वारंट हैं, उनका पूरा हमने लिस्ट बना लिया है। उस पर हमने काम भी शुरू कर दिया है। पिछले दिनों हम लोगों ने ऐसे पकड़े हैं। इसके साथ ही वारंट तामीली के साथ ही जो ऐसा लगता है ज़्यादा ही दिक्कत वाले होंगे, उनके खिलाफ क्या दूसरी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग प्लान करके कर रहे हैं। एक चीज़ और है, आप लोग देखते हैं जैसे वो जितने भी लाइसेंसी हथियार हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं, लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, निलंबन होता है उनको जमा करने के लिए। तो बहुत से हथियार जो हमने देखा वो पहले हो चुके हैं, तो अभी जो है कुछ लोगों के हथियार जमा होना थाने में शुरू हो गए हैं जो, लेकिन ये जल्दी ही हम सारे हथियार जिनको छूट नहीं दी गई है यहाँ से कलेक्ट्रेट से, उनको सबको हम जमा करवा लेंगे। ये प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। जैसा मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, संपत्ति विरूपण कोलाहल नियम, मैं तो ये चाहूँगा, और ये जो मीटिंग होती है उसका उद्देश्य भी यही होता है कि आप लोग भी अगर कहीं भी आचार संहिता भी आपको बताया जाएगा, लेकिन नॉर्मली इतने चुनाव हो गए कि आदर्श आचार संहिता वही रहती है। कहीं भी कोई उल्लंघन हो रहा है तो पता चल रहा है, कहीं आपको लगता है कि फोर्स की ज़रूरत है, प्रिवेंटिव कार्रवाई की ज़रूरत है, मोबाइल की ज़रूरत है, तो हम लोग हर क्षण आप लोगों को अवेलेबल है। कोई भी हमें कहीं से भी अवगत करा सकता है, उस पर जो प्रॉपर एक्शन होता है वो हम करेंगे। अभी एक बात आई थी स्पेशली शराब वाली, तो शराब पे सख्ती जितनी हो सकती है हम कर रहे हैं, और ये सख्ती आगे बरकरार रहेगी। चुनाव के दौरान जो आप लोग कह रहे हैं कहीं की प्रलोभन, चाहे वो शराब के माध्यम से हो, चाहे वो पैसे के माध्यम से हो, बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। और ये जो मीटिंग रहती है, जो आप लोगों से संपर्क रहता है, और आप लोगों के माध्यम से हम ये बोल भी रहे हैं, अगर ऐसा कहीं हो रहा है, किसी को इस तरह की सूचना है, हमें बताएं, हम बेहद सख्ती से निपटेंगे, और हमारा पूरी कोशिश होगी कि फेयर इलेक्शन संबंध। सर, ये फरार देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए स्टेटिक जो पोलिंग बूथ पे फोर्स है, इसके अलावा हर 10 पोलिंग बूथ पे एक मोबाइल है, अधिकतम 10 से 15 मिनट में जो पहुंच जाएगी। इसके अलावा हम प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रहे हैं और सुरक्षा का वातावरण बना रहे, इसके लिए जो लोग इलेक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनके गिरफ्तारी वारंट हैं, जो फरार हैं, उनको सर्च कर रहे हैं। किसी भी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है, इसके लिए पुलिस पूरी तरह तत्पर है। चुनाव के लेके आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी और प्रेस से हमारी चर्चा हुई, जिसमें चुनाव के संबंध में जो पूरा निर्वाचन कार्यक्रम है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हमारी अपनी व्यवस्था है कि हम कैसे चुनाव कर रहे हैं, वो हमने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से भी शेयर किया और प्रेस से भी शेयर किया। और हमने ये अपेक्षा की है कि निर्वाचन संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो तो वो हमारे प्रकोष्ठ से ले सकते हैं, और निर्वाचन के दौरान कोई
निर्वाचन अपराध या किसी प्रत्याशी या अभ्यर्थी या किसी राजनीतिक दल की अगर कोई ऐसी गतिविधि है जो निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आती है तो वो उसके संबंध में हमको भी जानकारी दें जिससे चुनाव हम बेहतर, निष्पक्ष और साफ सुथरा करा सकें। पोलिंग बूथ पे स्वास्थ्य विभाग में क्या पोलिंग बूथ में इस बार हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की अपेक्षा करेंगे, तो जितने भी पोलिंग ऑफिसर हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी। वो कोई जैसे होता है ना हाई फीवर या ऐसे सिम्टोमेटिक आदमी नहीं जाएगा। और मतदान केंद्र में भी थर्मामीटर रहेगा। जो भी वोटर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करके उनको अंदर जाने देंगे। एक दस्ताना रहेगा जिसके थ्रू वो वोट डाल के वहीं डस्टबिन में डाल देगा। और जो बगैर मास्क के जो लोग आएंगे उनको हम मास्क प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एक फर्स्ट एड किट भी रहेगा हर मतदान टीम के साथ। तो ज़रूरत पड़ेगी तो दवा वगैरह की व्यवस्था करेंगे। जिनकी वैक्सीन लग गए दोनों वही मतदान करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं? ऐसा बिल्कुल कोई निर्देश नहीं है। वैक्सीनेशन का मतदान से कोई संबंध नहीं।